All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we continued the chapter of motivation and we discussed further theories of motivation that covered Herzberg's two factors theory, hygiene side, and McClelland motivational needs. हमने लास्ट क्लास में हर्जबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी की हाइजीन फैक्टर्स को डिस्कस किया था और मैक्लेलैंड की मोटिवेशनल नीड्स को डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में इनको अंडरस्टैंड किया था। आज हम अपनी छठी और आखिरी सिक्स्थ एंड द लास्ट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बहुत जबरदस्त है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट थ्योरी। व्रूम की थ्योरी बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक है और सारा फोकस जो है वो इस एक वर्ड के ऊपर है, एक्सपेक्टेंसी के ऊपर। अब व्रूम की थ्योरी अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां एंड हो रही है, आपको एक प्लॉट ट्विस्ट मिलेगा कि एक्चुअली जहां इसकी थ्योरी एंड हो रही है, हमें लग रहा है वहां एंड हो रही है, थ्योरी वहां से शुरू होनी चाहिए या वहां से थ्योरी शुरू होती है। तो व्रूम एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में हम बहुत जबरदस्त एक चेन पढ़ेंगे इसकी पूरी। मोटिवेशन के रिगार्डिंग व्रूम ने अपनी वर्किंग की और कंक्लूड किया कि एक इंसान, फोकस कीजिएगा, कि एक इंसान एफर्ट करेगा, फोकस कीजिएगा कि एक इंसान, बल्कि बिहेवियर से शुरू करेंगे हम इसको, कि एक इंसान का बिहेवियर पॉजिटिव होगा, नोट कीजिएगा, तो वो एफर्ट देगा। व्रूम ने कहा कि कोई भी लेबर, कोई भी वर्कर, जनरल इंसान की बात कर लो, मेरी और आपकी, जब हमारा बिहेवियर किसी चीज को लेके पॉजिटिव होगा तो हम उसके लिए, उसके बाद उस पॉजिटिव बिहेवियर से एफर्ट देंगे। बोला जब हम एफर्ट देंगे और एफर्ट पॉजिटिव हुआ तो उससे बनेगी हमारी एक परफॉर्मेंस। एफर्ट पॉजिटिव हुआ तो हम देंगे एक परफॉर्मेंस, राइट। परफॉर्मेंस से आएगा एक आउटकम, देखते जाइएगा। परफॉर्मेंस से आएगा एक आउटकम। आउटकम टेक्निकली हमें देगा एक रिजल्ट, ठीक है ना। और वो जो रिजल्ट आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा, दैट विल सेटिस्फाई, वो जो रिजल्ट आएगा दैट विल सेटिस्फाई a need or a want।
अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस पे ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, फोकस करते हैं कि सर आपका बिहेवियर टुवर्ड्स योर स्टडीज, मैं पहले मैं कॉरपोरेशन और बिजनेस एम्प्लॉयज से हट के इंडिविजुअल की बात कर लेता हूं। रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मेरी और आपकी डेली लाइफ पे भी अप्लाई हो सकती है रिगार्डिंग मोटिवेशन, कि मेरी और आपकी मोटिवेशन चीजों को लेके फ्लक्चुएट करती है, तो उसमें रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का भी कंटेंट मौजूद है। हम रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के थ्रू अपनी, मेरी और आपकी मोटिवेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फोकस कीजिएगा सर, आपको लगता है कि आप अच्छा ग्रेड लेकर आ सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, तो आपका बिहेवियर टुवर्ड्स स्टडीज होगा पॉजिटिव। टुवर्ड्स स्टडीज आपका बिहेवियर होगा पॉजिटिव। जब आपका बिहेवियर पॉजिटिव है तो मोस्ट लाइकली एफर्ट भी पॉजिटिव आएगा, एफर्ट भी पॉजिटिव आएगा, और आना चाहिए पॉजिटिव एफर्ट। आप क्लास में अटेंटिव होगे, क्लास में सवाल पूछोगे, जवाब दोगे, डिस्कशन करोगे, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, होमवर्क सबमिट करोगे, टाइमली क्वेश्चंस पूछोगे, टॉपिक कवर करोगे, आपका एक एफर्ट पॉजिटिव होगा। आपके एफर्ट के पॉजिटिव होने से आप परफॉर्मेंस दोगे, वो परफॉर्मेंस पॉजिटिव होनी चाहिए। परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन में जब आप सीआईज के पेपर देने जाएंगे, कैम्ब्रिज के पेपर देने जाओगे, तो पेपर में आपकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव होगी, क्योंकि एफर्ट पॉजिटिव था, क्योंकि बिहेवियर पॉजिटिव था। सीआईज में आप परफॉर्म कर कर आए तो रिजल्ट आएगा, आउटकम, आउटकम आएगा रिजल्ट, और वो रिजल्ट आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नीड और वांट को सेटिस्फाई कर रहा होगा, राइट। व्रूम ने कहा कि ये जो बिहेवियर का पॉजिटिव होना है, द पॉजिटिविटी ऑफ बिहेवियर, व्रूम ने कहा द पॉजिटिविटी ऑफ बिहेवियर, इट डिपेंड्स ऑन, it depends on the intensity, importance of that need or want, कि वो नीड और वांट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंटेंस है। The higher the importance, the more the importance, the greater the importance, the greater would be your intensity to fulfill that need or want. And the greater the intensity to fulfill that need or want, the better, the positive would be the behavior. असल व्रूम की थ्योरी यहां से शुरू होती है, यहां तक पहुंचती है, और फिर ये पूरी चेन दोबारा आके यहां रुकती है, लेकिन शुरू यहीं से होती कि नीड और वांट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंटेंस है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इससे रिलेट कर सकेंगे। भाई मिसाल के तौर पे क्लासरूम मौजूद है, क्लास है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हर स्टूडेंट सेम सिचुएशन पे मौजूद नहीं है, हर स्टूडेंट सेम कंडीशन में मौजूद नहीं है।
तो हर स्टूडेंट का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। रीजन क्यों? क्योंकि उनके लिए जो हर स्टूडेंट के लिए जो रिजल्ट आ रहे हैं उनकी इंपॉर्टेंस अलग होगी। अब मिसाल के तौर पे हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, आई एम फॉर श्योर, आई एम श्योर 100% ऑन दिस पार्ट, कि हमारी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए रिजल्ट्स, ग्रेड्स बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि उन्हें स्कॉलरशिप्स चाहिए, उन्हें स्कॉलरशिप्स चाहिए, स्कॉलरशिप्स। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसके लिए रिजल्ट इसलिए मैटर करता है क्योंकि उसने अब्रॉड जाना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ने, फॉरेन एजुकेशन अक्वायर करने जाना है। अंडरस्टैंड कीजिएगा। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ हो जिसको जिसके पेरेंट्स ने लास्ट मौका दिया हुआ है कि बेटा ये रहा ए लेवल्स बिजनेस का सब्जेक्ट, पढ़ लो, ग्रेड दिखा दो, रिजल्ट दिखा दो, नहीं तो फिर हम तुम्हें अपने हिसाब से चलाएंगे। और हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ये पता हो कि रिजल्ट कुछ भी आए, मेरे लिए मेरे बाप ने बना दिया है कारोबार भी और जायदाद भी, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। अब अंडरस्टैंड करना, जो आउटकम है, रिजल्ट, उससे जो नीड और वांट सेटिस्फाई हो रही है, उसकी इंटेंसिटी सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है, डिफरेंट है। हो सकता है आप में से कोई एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हो जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये पढ़ रहा हो, जिसके 3 सब्जेक्ट पहले क्लियर हो चुके हैं और उसके डबल ए भी मौजूद है, उसको पता है मेरा आईबीए में भी एडमिशन हो जाएगा, मेरा लम्स में भी एडमिशन हो जाएगा, मुझे स्कॉलरशिप्स भी मिल जाएंगी। मैं बिजनेस तो दे रहा हूं सिर्फ अपने लिए एक होराइजन ओपन करने के लिए कि अगर मुझे आगे मैनेजमेंट साइड पे जाना हो तो बिजनेस मैंने पढ़ा हुआ, दैट्स इट। तो अंडरस्टैंड करना, जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट है ना सबके लिए, इंटेंसिटी सबकी डिफरेंट है उस नीड और वांट की। नीड और वांट जो उनकी डिजायरेबिलिटी है आगे की। आप में से जो ये चाहता है कि उसे अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले स्कॉलरशिप पे, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होगी, उसके लिए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीड और वांट। और आप में से जो स्टूडेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, या वो स्टूडेंट जिसको पता है कि भाई कुछ भी रिजल्ट आए मेरे पास बैकअप मौजूद है, उनकी इंटेंसिटी डाउन है, उनकी इंपॉर्टेंस डाउन है इस ग्रेड की, इस रिजल्ट की। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट वरूम ने कहा बिहेवियर पे पड़ेगा, डायरेक्ट इंपैक्ट बिहेवियर पे पड़ेगा। वरूम ने सिर्फ यही नहीं कहा कि बिहेवियर पॉजिटिव होना जरूरी है, समझिएगा इस बात को। वरूम ने कहा कि बिहेवियर के साथ साथ बिहेवियर और एफर्ट के बीच का रिलेशन भी पॉजिटिव होना जरूरी है। मेरे पर्सनल करियर में, टीचिंग करियर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो बहुत कोशिश करते थे लेकिन नहीं हो पाता था उनसे। मैंने पर्सनली ये फील किया और उनके लिए मुझे अफसोस भी होता था कि यार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है इनसे। समझिएगा इस बात को, बिहेवियर और एफर्ट के बीच रिलेशन पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी बिहेवियर अगर पॉजिटिव होगा तो एफर्ट पॉजिटिव होगा। ये रिलेशन पॉजिटिव नहीं होगा तो एफर्ट पॉजिटिव नहीं होगा। फिर एफर्ट पॉजिटिव हो गया तो परफॉर्मेंस के पॉजिटिव होने के लिए फिर से वरूम ने कहा कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच का रिलेशन पॉजिटिव होना जरूरी है। आई कैन स्टिल कोट वन ऑफ माई स्टूडेंट, अब बहुत अच्छे से याद है मुझे, एक मेरी स्टूडेंट थी, मैं होम ट्यूशन पढ़ाने जाता था, फिल्जा।
और वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड, मतलब क्या लाजवाब दिमाग था बच्ची का, जबरदस्त। और बिजनेस में खास तौर पे, बिजनेस में खास तौर पे मतलब वेरी वेरी शार्प एंड वेरी बिजनेस ओरिएंटेड ना। मतलब इतने सारे स्टूडेंट में कोई एक आध नाम ऐसा प्रोमिनेंट याद हो तो जरूर है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अनोखा होगा। तो भाई उससे जब बात करता था बिजनेस डिस्कशन के लिए या बिजनेस का पॉइंट कोई डिस्कस करते थे हम, तो मजा आता था, लगता था कि हाँ भाई कोई बिजनेस माइंड सामने बैठा है। बहुत एफर्ट बहुत एफर्ट देती थी वो बच्ची, जबरदस्त किस्म का। मतलब होम ट्यूशन के लिए जाता था, लेकिन मुझे कभी क्लास के दौरान, कभी होमवर्क से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड कभी शिकायत नहीं मिलती थी, कोई इश्यूज नहीं थे। लेकिन जब मिड टर्म हुआ, मिड टर्म टेस्ट लिया, फिर मॉक लिया, फिर दूसरा मॉक लिया, तो भाई डाउन, डाउन, डाउन। पहली दफा मतलब सीआई देकर आई, आई गॉट अ कॉल और शी वाज क्राइंग, नहीं सर नहीं हुआ, यूं हुआ वैसा हुआ, नहीं हो सका। रिजल्ट आया एंड अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट इवन पास द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट भी नहीं पास कर सकी। हर मदर कॉल्ड मी कि सर आप प्लीज आए, आप रिजल्ट आया है और ये शी इज इन बैड कंडीशन, तो एक काउंसलिंग सेशन अगर हो जाए इसके साथ। मैं कहा बिल्कुल 100% आई विल बी देयर, और मैं जरूर आऊंगा। बहुत डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि शी हैड एक्चुअली दैट एग्जाम एंजाइटी, एग्जामिनेशन की एंजाइटी है और प्रेशर है। फिर जब उससे मैंने सवालात पूछे और मैंने डिस्कशन किया, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन टीचिंग करते हुए कम से कम ये पता चल जाता है, ह्यूमन बिहेवियर अंडरस्टैंड हो गया कि क्या क्या स्टूडेंट का बिहेवियर एटलीस्ट समझ आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो व्हेन आई इंक्वायर्ड एंड क्वेश्चन, तो पता चला कि भाई इसको एग्जाम एंजाइटी है, और इट्स नॉट, इट इज वेरी कॉमन, इट्स नॉट अ बिग इशू, ये बहुत कॉमन है और इट कैन बी कवर्ड अप, इसमें काम किया जा सकता है, कोई ऐसी अलार्मिंग चीज नहीं है। और सबको होती है, हो सकती है, ना किसी को नहीं होती तो नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एफर्ट और परफॉर्मेंस का, एफर्ट पॉजिटिव होगा तो परफॉर्मेंस तब पॉजिटिव होगी जब ये रिलेशन पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जाम एंजाइटी है, तो सर ये रिलेशन पॉजिटिव नहीं हुआ, परफॉर्मेंस इवेंचुअली डाउन हो जाएगी। तो व्रूम ने अपनी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में कहा कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच रिलेशन पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एफर्ट पॉजिटिव होगा तो परफॉर्मेंस तब पॉजिटिव होगी जब इन दोनों के बीच का रिलेशन पॉजिटिव होगा। और परफॉर्मेंस पॉजिटिव हुई तो फिर यकीनन आउटकम पॉजिटिव आएगा, फिर यकीनन आउटकम पॉजिटिव आएगा, और वो आउटकम आपको एक बेहतरीन पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिससे आप अपनी नीड और वांट सेटिस्फाई कर सकते हो। तो सवाल व्रूम ने ये किया, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट नीड टू मेक योर बिहेवियर पॉजिटिव। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि रिजल्ट, एग्जामिनेशन करीब आते हैं, जैसे जैसे एग्जाम करीब आते हैं आप पढ़ना शुरू कर देते हो, आपका फोकस टुवर्ड स्टडीज ज्यादा हो जाता है, आप आप मुझसे ज्यादा सवाल पूछ रहे होते हो। अभी बड़ा चिल चल रहा है, रिलैक्स चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे जैसे पेपर करीब आएंगे ना, आपकी ये नीड और वांट ज्यादा इंटेंस होना शुरू हो जाएगी, द इंटेंसिटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये बात है सर। अभी वो नीड और वांट इतनी इंटेंस नहीं है, अभी रिजल्ट की इंटेंसिटी इतनी नहीं है। मॉक के टाइम तक तो बहुत होगी, बहुत ज्यादा, और अप्रैल में तो इनसेन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। आप सब सवालात भेज रहे होगे, क्वेश्चन पूछ रहे होगे,
सर ये नहीं पढ़ा, सर ये पास पेपर में देखा था। पास पेपर भी देखेंगे, अभी तो फिर आप पुराने भेजे हुए लेक्चर्स नहीं देखेंगे रिकॉर्डेड, अभी तो पुराने भेजे हुए नोट्स नहीं देखेंगे। उस वक्त पास पेपर भी देख रहे होंगे, जो मैंने नहीं भी कराए हुए होंगे वो भी देख रहे होंगे बैठ के। रूम ने भी तो एग्जैक्टली यही बोला कि भाई वो नीड और वांट कितनी इंटेंस है कि आपका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाए। यही चीज कॉर्पोरेट पे अप्लाई कर दो, बिजनेस पे अप्लाई कर दो, कि एक एम्प्लॉय का बिहेवियर उस वक्त पॉजिटिव होगा जब उसकी वो नीड और वांट इंटेंस होगी। बिहेवियर पॉजिटिव है और उसको पता है बिहेवियर और एफर्ट के बीच रिलेशन पॉजिटिव है, उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा। उसे ये बात पता है कि एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच रिलेशन पॉजिटिव है, उसका एफर्ट पॉजिटिव हो जाएगा। उसको ये बात पता है कि परफॉर्मेंस पॉजिटिव होगी तो आउटकम पॉजिटिव आएगा, परफॉर्मेंस पॉजिटिव हो जाएगी, आउटकम पॉजिटिव होगा, रिजल्ट वो इंपॉर्टेंट नीड और वांट सेटिस्फाई कर देगा। दिस इज व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम ने इसको बोला ये एक्सपेक्टेंसी है, ये एक्सपेक्टेंसी है, ये एक्सपेक्टेंसी है हमारे पास। तो ये है हमारे पास थ्योरी व्रूम की। लेट्स रीड इट आउट, इसको देख लेते हैं। एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है जो अभी आपको पढ़ाया। ही डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ अ लिंक बिटवीन an individual's behavior and its outcomes. He states that individuals have different set of goals and can be motivated if there is a positive link between their behavior and effort. अगर उनके बिहेवियर और एफर्ट के बीच में पॉजिटिव लिंक हो तो बिहेवियर पॉजिटिव हो जाएगा। देयर इज अ पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस। अगर उनके एफर्ट और परफॉर्मेंस में पॉजिटिव लिंक हो, एफर्ट पॉजिटिव हो जाएगा। परफॉर्मेंस विल रिजल्ट इन अ डिजायरेबल रिवॉर्ड। परफॉर्मेंस से आउटकम आएगा, आउटकम रिजल्ट जनरेट करेगा, आउटकम रिजल्ट जनरेट करेगा। रिजल्ट विल सेटिस्फाई एन इंपॉर्टेंट नीड, और वो जो रिजल्ट है वो एक इंपॉर्टेंट नीड और वांट को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन है ये जो नीड और वांट है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। द डिजायर टू अचीव दैट नीड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द एफर्ट। इज इट स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक द एफर्ट? हाँ भाई, एआई का दौर है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया पे हमें एआई की वीडियोस मिलती हैं आज बहुत ज्यादा, और खास तौर पे वो एआई एनिमेटेड मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मिलती हैं। इज इट राइट? इज इट राइट? एआई एनिमेटेड मोटिवेशनल वीडियोस बहुत मिलती हैं। वो अलग अलग टाइम में अलग अलग वीडियो दिखा रहा होता है कि इफ यू आर वर्किंग हार्ड, और वो ऐसे दिखा रहा होता है, इफ यू हैव वर्क एक्सरसाइज यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय दिस एंड दैट। और बता रहा हो बड़ी ब्रांडेड कार और बड़ा घर और लग्जरी स्टाइल दिखाता है, और कहता है कि टू अचीव दैट यू हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, ऑर्डिनरी कैन बी सिटिंग जस्ट एट होम, कंफर्ट कैन किल यू। राइट? ऐसी वीडियोस तो अंडरस्टैंड करना। सर बात गलत तो नहीं है, बात बिल्कुल सही है। जिन्होंने लाइफ में कुछ रिमार्केबल अचीव किया, घर पे बैठ के नहीं अचीव किया, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। दे वेंट एक्स्ट्रा माइल, माइल्स रादर माइल्स, कुछ बड़ा अचीव करने के लिए, कुछ रिमार्केबल अचीव करने के लिए उन्होंने दे वेंट एक्स्ट्रा माइल्स, स्लीपलेस नाइट्स, काउंटलेस स्ट्रगल्स, तब जाके कुछ अचीव किया। तो इसका मतलब देयर डिजायरेबिलिटी वॉज एब्सोल्युटली इनसेन, विच मेड them move in the right direction. They worked towards that goal. They were focused on that goal. Motivation. अब
एक बंदा घर पे बैठा रहे, बोले यार बस अचीव हो जाएगा अल्लाह वास्ते, अल रजाक। ठीक है, बिल्कुल अल्लाह ने कहा कि अल्लाह पे तवक्कल करो, लेकिन उसके साथ ये भी बोला कि मेहनत करो। ये भी कहा मेहनत करो। मेहनत तो करनी है ना, मेहनत करे बगैर हम बोले अचीव हो जाए चीजें, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। ये तो कहीं भी नहीं लिखा। तो मेहनत करने के लिए वो नीड और वांट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आपको एफर्ट करवा दे। पूरी थ्योरी का जो कोर है वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में पूरी थ्योरी का कोर। ये है प्लॉट ट्विस्ट रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। कि लग रहा था शुरू हुई है बिहेवियर से, लेकिन नहीं भाई, नीड और वांट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी इंटेंस है, डिजायरेबिलिटी कितनी ज्यादा है कि आपके बिहेवियर को पॉजिटिव करा दे। तो वरूम की जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना, वो तीन मेन बिलीफ पे बनी हुई है। ये देख लो जरा। हिज थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग थ्री बिलीफ्स। वरूम की पूरी थ्योरी इन तीन बिलीफ्स के ऊपर बनी है। वैलेंस, डेप्थ ऑफ द वांट, वांट की डेप्थ, इंटेंसिटी, इसको इसको मैं यहां पे लिखूंगा इंटेंसिटी। कितनी इंटेंस है ये, डेप्थ ऑफ द वांट। दूसरा एक्सपेक्टेंसी, फोकस कीजिएगा, एक्सपेक्टेंसी, पॉजिटिव लिंक बिटवीन एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, बिहेवियर एंड एफर्ट। वो जो पॉजिटिव लिंक था, पॉजिटिविटी, एक्सपेक्टेंसी। एंड तीसरा इंस्ट्रूमेंटेलिटी, इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। व्रूम ने अपनी थ्योरी में ये डिफाइन किया था कि किसी भी इंसान के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसका बिहेवियर पॉजिटिव हो, कि मैं ये नीड और वांट अचीव करके दिखाऊंगा, पूरी करके दिखाऊंगा। जो भी नीड और वांट मैं ये पूरी करके दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि बिहेवियर पॉजिटिव हो। तो व्रूम ने अपनी पूरी थ्योरी इन तीन बिलीव्स के ऊपर गुजारी, इन तीन बिलीव्स के ऊपर बनाई अपनी थ्योरी। के बैलेंस, डेप्थ ऑफ द वांट, कि वांट कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटेंस है। दूसरा एक्सपेक्टेंसी, के एफर्ट और परफॉर्मेंस, बिहेवियर और ऑफ एफर्ट के बीच पॉजिटिव लिंक होना चाहिए। और तीसरा इंडिविजुअल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दिस थ्योरी states that workers will only act when they have a reasonable expectation that their work will lead to the desired outcome। कोई भी इंसान, कोई भी वर्कर उस वक्त काम करना शुरू करेगा या एफर्ट देना शुरू करेगा या बिहेवियर पॉजिटिव होगा जब उसे पता हो कि उसके इस एफर्ट से एक रीजनेबल आउटकम आएगा सामने। If they believe that they possess the ability and skill to achieve the goal, then their level of effort will be great and they will be motivated। इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस, कि जब उन्हें इस बात में यकीन हो, बिलीफ हो कि वो ये काम कर सकते हैं, वो ये अचीव कर सकते हैं, उनका एफर्ट स्ट्रांग होगा, उनका एफर्ट ग्रेटर होगा, उनका 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 बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और फिर वो मोटिवेटेड होंगे। ये है वरूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज। क्या वरूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्लियर हो गई? यस प्लीज, कोई सवाल? ऑल राइट, क्लियर है सर, नो क्वेश्चन, क्लियर है सर, ऑल राइट, परफेक्ट। तो अब हम जो, ये थी थ्योरीज। वैसे तो पहले भी बता दिया था मैंने आप लोगों को कि बहुत सारी थ्योरीज हैं मोटिवेशन के रिगार्डिंग। हमारे सिलेबस में ये 6 थ्योरीज हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर, मोटिवेशन इन प्रैक्टिस।
अंडरस्टैंड कीजिएगा मोटिवेशन इन प्रैक्टिस। कि देखिए, थ्योरीज तो पढ़ ली, ये भी अंडरस्टैंड कर लिया कि एफ टेलर ने कहा पैसे से मोटिवेट करो सबको। अब्राहम मैस्लो ने कहा हर बंदा पैसे से मोटिवेट नहीं होता, इंसानों की अलग अलग वक्तों में अलग अलग नीड्स हैं, हिरारकी है, वो पूरी होंगी तो मोटिवेशन हाई होगी। एल्टन मायो ने कहा कि इंसानों के बीच रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी हर इंसान इमोशन से भरा हुआ है, उसकी सोशल नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, हॉथॉर्न इफेक्ट दिया उसने। हर्सबर्ग ने कहा कि भाई 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे मोटिवेशन होती है और 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जिससे मोटिवेशन नहीं होती, बल्कि वो ना हो तो डिमोटिवेशन होती है। मैक्लेलन ने कहा कि हर इंसान के अंदर 3 किस्म की नीड्स मौजूद हैं, नैक, नैफ एंड पॉ। हर इंसान उन 3 कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर, उन 3 नीड्स से मिलके एक इंसान का कैरेक्टर बनता है। ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेट करने के लिए उन कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा। व्रूम ने कहा कि मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द वांट। अब इशू इज कि हर जगह, हर वक्त, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एम्प्लॉय पे थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकती। सारी थ्योरीज हर जगह अप्लाई नहीं होंगी, एक जगह सारी थ्योरी अप्लाई नहीं होंगी, एक थ्योरी सब जगह अप्लाई नहीं होगी, एक जगह सारी थ्योरीज अप्लाई नहीं होंगी और एक थ्योरी सारी जगह अप्लाई नहीं होगी। प्रैक्टिकलिटी में मोटिवेशन डिफरेंट चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है रियल वर्ल्ड में, रियल सिचुएशन में मोटिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैं काम करता हूं ना, हमजा, कियान, मरियम, शायान, मैं आप लोगों को एक सिचुएशन में लेकर आता हूं। हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली ना, हमने सारी थ्योरीज पढ़ ली। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल केस में लेकर आता हूं। मैं हूं एक बिजनेस का मालिक, आप हैं मेरी फैक्ट्री के इंचार्ज, मैनेजर, हेड, सुपरवाइजर। आप मेरी फैक्ट्री के हेड, इंचार्ज, सुपरवाइजर हैं। फैक्ट्री में तकरीबन 1200 मजदूर काम करते हैं। मजदूर बोल रहा हूं, मजदूर, लेबर काम करते हैं। आप हैं फैक्ट्री के इंचार्ज, हेड है पूरी फैक्ट्री के, मतलब नेक्स्ट टू द ओनर हैं आप फैक्ट्री के। फैक्ट्री में आपका कमांड एंड कंट्रोल है, अथॉरिटी है, आप फैक्ट्री के कंट्रोलर हैं। मैं ओनर हूं, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप चला रहे हो फैक्ट्री। अब लेट सपोज आज के दिन आपने अर्ली हाफ में ये रियलाइज किया कि कुछ प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। एक अर्जेंट ऑर्डर के लिए एक शॉर्ट टर्म में ऑर्डर आया है, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पर ऑर्डर आया है और आप लोगों को फैक्ट्री को कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए चाहिए 100 मजदूर, 100 मजदूर चाहिए। यू नो नीड्स 100 वर्कर्स फॉर दो दैट टाइम, जिसके लिए आप फैक्ट्री में अनाउंस कर दोगे कि भाई वॉलेंट्री कोई 100 वर्कर्स अगर आना चाहें तो आ जाएं, वरना हम खुद नॉमिनेट कर लेंगे और वो 100 वर्कर्स एक्स्ट्रा टाइम काम करेंगे, हम एक्स्ट्रा टाइम के पैसे देंगे डबल। जिसको रुकना रुक जाए। कंपनी की बसेस भी अवेलेबल हैं जो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम के बाद, आपकी शिफ्ट के बाद रिस्पेक्टेड एरियाज तक छोड़ देंगी। कम से कम आप मेन अपने एरिया तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद वहां से कम्यूट घर तक वो आप जैसे भी करें।
तो लेट सपोज आपने अनाउंसमेंट की 100 एम्प्लॉयज वॉलेंट्री आ गए, उसमें एक एम्प्लॉय है लेट सपोज मिस्टर ए, उसमें एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, वो भी वॉलेंट्री उसने नॉमिनेट कर लिया अपने आप को वॉलेंट्री कि मैं भी ओवर टाइम करूंगा। उनकी नॉर्मल शिफ्ट खत्म होती थी लेट सपोज मिसाल के तौर पे शाम में 6 बजे, उनकी ओवर टाइम की शिफ्ट शुरू हो गई 6:15 बजे, 15 मिनट 20 मिनट के या आधे घंटे के गैप के साथ। 6:30 बजे उनकी 100 वर्कर्स की ओवर टाइम शिफ्ट शुरू हो गई। उनकी रूटीन ड्यूटी खत्म हो चुकी है, 6:30 बजे वो शाम में एक्स्ट्रा काम करने खड़े हो गए हैं। 7 घंटे की ये ड्यूटी है, 7 आवर्स की। 1:30 बजे ये शिफ्ट खत्म हो जाएगी। 1:30 बजे फैक्ट्री के कंपाउंड में 3-4 बसेस मौजूद हैं, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एरियाज की तरफ ले जाएंगी। एम्प्लॉयज अपने घर के करीब जहां उनको कन्वीनियंट हो वो उतर के फिर वहां से जा सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ने, फैक्ट्री ने, आपने उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की है। एक्स्ट्रा शिफ्ट के बाद एक्स्ट्रा शिफ्ट के पैसे दिए हैं आपने डबल, और दिया है कैश, हार्ड कैश। शिफ्ट खत्म हो पैसे ले जाओ। अब मिस्टर ए जिन्होंने अपने आप को वॉलेंटरी सेलेक्ट कर लिया था, शिफ्ट खत्म हुई तो वो बहुत एग्जॉस्टेड थे, वो रेस्ट रूम चले गए, वॉशरूम। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, जब वो रेस्ट रूम से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बसेस सारी जा चुकी हैं, बसेस सारी जा चुकी हैं, पैसे उनको मिल चुके हैं ओवर टाइम के, रेगुलर दिहाड़ी भी मिल चुकी है और ओवर टाइम भी कैश मिल चुका है, लेकिन बसेस जा चुकी हैं। फैक्ट्री है शहर से थोड़ी सी बाहर। उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यार 1:30 बज रहा है, 2 बजे एक प्राइवेट बस मिल जाती है मेन रोड पे, तो अगर मैं पैदल चल लूं तो वहां तक उस बस को मैं पकड़ लूंगा और फिर चले आऊंगा घर के पास तक। वो पैदल 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 मेन रोड तक पहुंचे। मेन रोड पे जा ही रहे थे, देखा कि वो आखिरी बस आज रात की वो भी सामने से जा रही है। वो भागे लेकिन वो बस जा चुकी है, निकल चुकी है। ठीक है ना। डिसाइड किया कि चलो पैदल ही चलते हैं, नसीब में पैदल लिखा है, आज एक्स्ट्रा टाइम भी है, ओवर टाइम भी किया, पैदल ही लिखा है। अब मजदूर है, ये नहीं बोल देना कि सर यंगो करा ले, इन ड्राइव करा ले, बाइकिया करा ले। मजदूर है। हमारी लाइफ और मजदूर की लाइफ में बहुत फर्क है सर। है मजदूर, रिक्शा भी नहीं करा सकता, जो कमाया होगा ओवर टाइम में वो रिक्शे में निकल जाएगा। बहरहाल डिसाइड किया पैदल पहुंचेगा। 1-1.25 घंटे पैदल पहुंचने के बाद, पैदल 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 पहुंच गया वो लेट्स सपोज अपनी, अपने बस्ती, अपने एरिया में, अपने घर पे। घर पहुंचा तो लाइट नहीं थी। पता चला कि भाई पूरे एरिया की लाइट 6-8 घंटे से कटी हुई है, लाइट नहीं है घर पे। खाना भी नहीं खाया हुआ था, रात में गैस तो वैसे ही नहीं आती, ठीक है ना। लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं है और इलेक्ट्रिक भी नहीं है, और गैस तो है नहीं, तो भाई जो खाना है वही ठंडा है। लकड़ियां जला लो, लकड़ियों पे पका लो, ये एक ऑप्शन है। पाल से बोला भाई ठंडा खाना खा के लेट जाता हूं, तो सहन में लेटा तो सर्दी भी थी लेकिन मच्छर भी थे। मच्छरों ने पूरी रात कॉन्सर्ट किया। क्या राहत फतेह अली खान, क्या आतिफ असलम। मच्छरों ने बेहतरीन गाने सुनाए। थोड़ी देर में मस्जिद से अजान की आवाज आई, उठा, नमाज पढ़ी, वजू किया, नमाज पढ़ ली। पता चला लाइट नहीं थी तो मोटर नहीं चली है, तो पानी नहीं आया है। बर्तन उठाए, बाल्टी उठाए, जाएगा अब थोड़ा सा 400-500 मीटर आगे, पानी की लाइन में खड़ा रहेगा, पानी लेकर आएगा, नहा के धो के
कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए थे क्योंकि लाइट नहीं थी रात भर। ये हकीकत है, वैसे ये मैं बताऊं आपको कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये, कोई इट्स नॉट अ मेड अप स्टोरी। ये कराची की ठीक ठाक आबादी इस वक्त ऐसी जिंदगी गुजार रही है। दुनिया को तो छोड़ दो ना, चलो दुनिया को अभी हम छोड़ देते हैं। कराची, वन ऑफ द elite cities, one of the so-called elite cities, such a fake city that is, ऐसी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस किस्म की अजियत से इस वक्त गुजर रही है शहर में। पानी लाइन में नहीं है, गैस नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, वेरी सैड इंसिडेंट, गटर के ढक्कन नहीं है। खैर, खा नाश्ता वाश्ता करके पहुंचे बस स्टेशन पे तो बहुत ह्यूज क्राउड, ओवर क्राउडेड बस थी। नहीं चढ़ सके पहली बस पे, दूसरी बस पे चढ़े, फिर वो आगे उनके पॉइंट तक पहुंचे तो पॉइंट तक जब कम फैक्ट्री पहुंचे तो 9 मिनट लेट आए, 9 मिनट लेट। अच्छा, आप हो फैक्ट्री मैनेजर, आप उस वक्त क्या करोगे? मेरा आपसे सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, व्हाट वुड यू डू एज अ फैक्ट्री मैनेजर in that situation when Mr. A is entering the factory 9 minutes late? 9 मिनट लेट आ रहे हैं मिस्टर ए फैक्ट्री में, आप क्या करेंगे? वॉट वुड यू डू? क्या करेंगे आप? सर पूछेंगे लेट क्यों हुए हो, यू विल आस्क के लेट क्यों आए आप। शायद आप लोगों का मजदूरों से वास्ता नहीं पड़ा है, शायद आप लोगों का लेबर तबके से, लेबर क्लास से वास्ता नहीं पड़ा है सही मानों में। मेरा बहुत पड़ता है, मेरा बहुत पड़ता है लेबर तबके से वास्ता। मेरा तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक लेबर जो है वो मरते मरते बच जाता, मेरे हाथों से बच गया, मरते मरते बच गया मेरे हाथों से। लेबर तबके से आपका वास्ता नहीं पड़ा है, मजदूर तबके से। आप इनसे आप जनाब से बात करें, ओ हो, ये आपकी सारी अथॉरिटीज की धज्जियां उड़ा देंगे। आप इनसे पूछेंगे कि आप लेट क्यों आए। 1200 वर्कर्स हैं आपकी फैक्ट्री में, 1200 वर्कर्स, अगले दिन सब लेट आएंगे। कह रहे मिस्टर ए लेट आए थे, सर ने तो सिर्फ इनसे सवाल पूछा क्यों आए लेट, उन्होंने बोला बस ये हुआ, उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है आ जाओ। अगले दिन सब लेट आ रहे होंगे, आधा घंटा पौना घंटा, और ऐसी ऐसी एक्सक्यूजेस होंगी। कोई तो शायद आपको ये भी बता दे कि मेरे घर पे एलियन आ गए थे इसलिए मैं रुक गया, एलियंस ने मुझे पकड़ लिया था। कुछ भी बना लेंगे वो स्टोरी, लेबर तबका आप नहीं जानते उन्हें। अच्छा, मोटिवेट कैसे करोगे उसको? चलो मोटिवेट छोड़ दो, पहले डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे लेट आने पे या नहीं लोगे? डिसिप्लिनरी एक्शन लोगे या नहीं लोगे लेट आने पर? 9 मिनट्स लेट आया है, डिसिप्लिनरी एक्शन तो यस। अब बोले क्या, अब बोले सैलरी कट। अच्छा आप मुझे बताओ मिस्टर ए की आप सैलरी काट दो, वो तो डिमोटिवेट, वह तो वैसे ही डिमोटिवेटेड घूम रहा है। कल जबकि एक्स्ट्रा टाइम काम किया है आपके लिए, उसने ओवर टाइम किया है कल उसने आपके लिए, आप उसकी सैलरी काट लोगे आज? वो तो वैसे ही डिमोटिवेटेड हो जाएगा। अच्छा चलो, एक बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब बात इतनी अच्छी हो रही है, मरियम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इस तमाम एग्जाम्पल में।
मरियम कह रही है मेरे को क्या है, फैक्ट्री फैक्ट्री मैं फैक्ट्री को ताला लगा दूंगी। मैं मिस्टर ए को बोलूंगी आप मेरी सीट पे बैठ जाओ, कल से मैं एक्स्ट्रा टाइम करूंगी। मरियम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। राइट। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है लेकिन है भाई। लेट सपोज आपको ख्वाब में मिस्टर ए की पूरी स्ट्रगल आ गई। आपको ख्वाब में मिस्टर ए की पूरी स्ट्रगल आ गई कि किस तरीके से ओवर टाइम करने के बाद जब वो रेस्टरूम से बाहर निकले तो देखा बस जा चुकी थी। आधा घंटा पैदल चल के वो मेन रोड तक गए तो वहां से आखिरी पॉइंट जा चुका था। और फिर वो 1.5 घंटा पैदल पहुंचे और लाइट नहीं थी, और क्या अजियत, और सुबह पानी, और फिर बस से लटक कर आना, और ये प्रॉब्लम। आप मोटिवेट कैसे करोगे उनको, ये सवाल है मेरा। बस इतना सा सवाल ये बता दो कि आज वो अच्छा काम करके दें, आज वो आपको अच्छा काम करके दें, आप कैसे मोटिवेट करोगे उन्हें, दैट इज द क्वेश्चन। कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे, कौन सी थ्योरी? मैक्लेलन की मोटिवेशनल नीड अप्लाई करोगे, एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी अप्लाई करोगे, अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स अप्लाई करोगे, एफ डब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई करोगे, कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे कि मिस्टर ए की मोटिवेशन बढ़ जाए? क्यान कह रहा है एफ डब्ल्यू टेलर। क्यान कह रहा है एफ डब्ल्यू टेलर। क्यान एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी से क्या करोगे? मरियम कह रही है मोटिवेशनल थ्योरी। कौन सी थ्योरी, यही तो पूछ रहा हूं। कौन सी थ्योरी मरियम? 6 थ्योरीज है मोटिवेशन की, कौन सी थ्योरी अप्लाई करेंगी? कियान और शायान कह रहे हैं एफ डब्ल्यू डब्ल्यू टेलर अप्लाई करेंगे। तो एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी से क्या करोगे आप? हाँ भाई, कियान शायान, एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी से क्या करोगे आप? कैसे अप्लाई करोगे उधर एफ डब्ल्यू टेलर की थ्योरी? अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर थ्योरीज आर जस्ट अ गाइडेंस, थ्योरीज आर जस्ट। सर वेजेस बढ़ा देंगे। मैं फिर कह रहा हूं ना, मजदूरों से आपका ताल्लुक नहीं पड़ा, मजदूरों से आपका है ना वास्ता नहीं पड़ा, सही। मोटिवेशन इन रियलिटी is very different from the motivation in theories. It is not very different, but it cannot be applied everywhere. तो प्रैक्टिकल मोटिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो प्रैक्टिकल मोटिवेशन में हमारे पास 3 टाइप्स की प्रैक्टिकलिटी आ जाती हैं। 3 तरीके से हम वर्कर्स को मोटिवेट कर सकते हैं। पहला तरीका है यस फॉलोइंग समवॉट प्रिंसिपल ऑफ एफ डब्ल्यू टेलर, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मोटिवेशन। दूसरा है फ्रिंज बेनिफिट्स, और तीसरा है जॉब सेटिस्फैक्शन। आप इन 3 तरीकों से प्रैक्टिकली मोटिवेट कर सकते हो वर्कर्स को। फाइनेंशियल, जिसे मॉनेटरी मोटिवेशन कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स मोटिवेशन कहते हैं, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन कहते हैं। प्रैक्टिकली दुनिया में ये 3 तरीकों से बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं। हम ये 3 तरीके पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन। अब सर फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होती है? नहीं, कियान का सवाल है कि सर फिर इन थ्योरीज का क्या फायदा, जब नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है कि ये किसी काम की नहीं है, लेकिन थ्योरीज हर वक्त हर जगह अप्लाई नहीं होंगी, और हर थ्योरी हर जगह, और हर जगह सारी थ्योरीज अप्लाई नहीं हो सकती। तो इट यू हैव टू अंडरस्टैंड from the business perspective that situation. You need to understand that situation कि आप किससे डील कर रहे हो, आप किस लेवल के एम्प्लॉय से डील कर रहे हो, कितने पुराने एम्प्लॉय से डील कर रहे हो, किस स्टैचर किस स्टेटस के एम्प्लॉय से डील कर रहे हो, किस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से डील कर रहे हो, हर किस सिचुएशन में डील कर रहे हो।
किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज अ मैनेजर। एक अच्छा मैनेजर बिजनेस का अच्छा तभी तो बनेगा जब वो सिचुएशन को रीड करना जानता हो। एज अ बिजनेस मैनेजर यू कैन नॉट, एज अ फैक्ट्री मैनेजर यू कैन नॉट लेट मिस्टर ए बी लेट फॉर 9 मिनट्स। नहीं भाई। बट एट द वेरी सेम टाइम यू हैव टू एंश्योर द मोटिवेशन एज वेल। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। एक तरफ पीनलाइज करना है 9 मिनट्स लेट होने पर, मजदूर लेबर क्लास 9 मिनट लेट हो गई, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, मैं बता रहा हूं आपको, फैक्ट्री बंद हो जाएगी भाई आपकी। मेरी मतलब मेरी, आप बंद करा दोगे। अगर आपने पेनल्टीज नहीं लगाई, ये 1100 1200 मजदूर कल लेट होंगे सब। पेनल्टी भी लगानी है ताकि एग्जाम्पल सेट हो, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने के चक्कर में एक अच्छे एम्प्लॉय को आप डिमोटिवेट भी कर दोगे। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में थ्योरी अप्लाई नहीं होगी, या होगी तो लिमिटेड और कन्फाइंड होगी। तो प्रैक्टिकल भी समझते हैं कि प्रैक्टिकल में क्या हो सकता है, किस तरीके से अप्लाई की जाती हैं। इज दिस राइट? अब बात समझ आई? अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स लेबर क्लास पे नहीं चलेगी, एफडब्ल्यू टेलर की चल जाएगी। एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी मैनेजीरियल क्लास पे, एग्जीक्यूटिव क्लास पे नहीं चलेगी। वहां हर्जबर्ग की टू फैक्टर्स थ्योरी और अब्राहम मैस्लो की हिरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स चलेगी। जहां सोशल बिलोंगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां एल्टन मायो की ह्यूमन रिलेशन थ्योरी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो थ्योरी डिपेंड करेगी सिचुएशन पे कि कहां अप्लाई हो। और प्रैक्टिकली मोटिवेशन क्या है वो अब अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल मोटिवेशन, अंडरस्टैंड कीजिएगा। फाइनेंशियल मोटिवेशन, it states the use of the use of money to motivate workforce। अच्छा, टेक्निकली आप ये देखो, ये एफडब्ल्यू टेलर का ही रिफ्लेक्शन है, लेकिन एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत प्रिसाइज बात की थी कि आउटपुट से मेजर करने के बाद आप वर्कफोर्स को पैसे दो। ये पैसे के और बहुत सारे होराइजन दिखाएगा हमें, सिर्फ आउटपुट पे नहीं। लेकिन फाइनेंशियल मोटिवेशन का मतलब ही यही है, पैसे के थ्रू मोटिवेट करके दिखाएंगे हम यहां पे। किसके थ्रू? पैसे के थ्रू। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास आर्ली वेज रेट, दिस पेमेंट बाय द आवर। The longer you work, the more you get paid. The system of wages is followed where the output cannot be measured in units। जहां हम आउटपुट को यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, वहां हम वेजेस आवरली देंगे, आवर्स के हिसाब से देंगे कि 1 घंटा काम करो तो $8 मिलेंगे, $10 मिलेंगे, $12 मिलेंगे, $15 मिलेंगे। 2 घंटे काम करोगे तो डबल मिलेंगे, 3 घंटे काम करोगे तो ट्रिपल मिलेंगे। आर्ली वेज रेट, वेज रेट बहुत बड़ा इंसेंटिव है मोटिवेशन बढ़ाने का, बहुत बड़ा इंसेंटिव है मोटिवेशन इंक्रीज करने का। वो एक दफा मेरे मेरे एक यूएस के कजन से एक डिबेट हो गई थी मेरी। उन्होंने है ना, मतलब एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, हम लोग डॉलमेन मॉल गए, वहाँ डॉलमेन मॉल पहुंचे, दोपहर का कोई शायद 12:30 पौने 1 बज रहा होगा, और आधा डॉलमेन मॉल तारिक रोड खाली था, मतलब बंद था, मतलब दुकानें अभी तक सारी शॉप्स खुली भी नहीं थी। 12:30 पौने 1 बज रहा था दोपहर का, वीक डे था, वीक डे। तो मुझे कहने लगे कि
मुझे पाकिस्तानियों की यही चीज नहीं पसंद। पाकिस्तानी जो है ना वो हड हराम है। अच्छा, हड हराम का मतलब मैं बता देता हूं कि जो कामचोर बोल लो, काम नहीं करने वाले, जिनकी जो एफर्ट नहीं देना चाहते। अच्छा, बैक इन द डेज पैट्रियोटिज्म बहुत था। बैक इन द डेज पैट्रियोटिज्म बहुत था, प्यार भी बहुत था। हकीकत में ठीक है ना, वो लगता था कि नहीं, एक दिन हम दुनिया पे राज करेंगे, तरक्की करेंगे। और इस बात पे बिलीव था कि इसराइल कुछ करके दिखाए, एक बटन दबाएंगे ये उड़ जाएगा, वो उड़ जाएगा, इसको उड़ा देंगे, अमेरिका हमसे डरता है। ये सब बिलीफ था, ठीक है ना, जो अब एक्सपोज हो गया है। वेरी हार्श रियलिटी। उम्मीद थी उस जमाने में ना, उस वक्त उम्मीद थी कि नहीं यार, सिस्टम विल चेंज, पीपल विल चेंज, इवेंचुअली द कंडीशन विल इम्प्रूव। तो ये वो वाले वक्तों की बात है जब बड़ा पाकिस्तानी है ना अंदर से निकलता था। अभी पाकिस्तानी निकलता है बाहर जाने के लिए, ठीक है ना। तो मुझे बहुत बुरा लगा, आई फेल्ट वेरी बैड, बहुत बुरा लगा था मुझे। खैर उस वक्त तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। हम शाम में गाड़ी में एक जगह जा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भैया एक बात बोलूं, आपने आज सुबह है ना हमें पाकिस्तानियों को हरडराम बोला। मैंने कहा हम हरडराम नहीं है। तो बोला यार क्या बात कर रहे हो, 12:30 पौने 1 बजे। बोला हमारे यूएस में 6 बजे। तो मैंने कहा सर एक बात बताऊं आपको भाईजान, आपके यूएस में ना आवर आवर घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो जो 8 घंटे काम करेगा उसके 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, जो 10 घंटे काम करेगा उसे 10 घंटे के पैसे मिलेंगे। मैं कहा इस कॉम को घंटे के हिसाब से पैसे देना स्टार्ट करो, ये घर नहीं जाएंगे अपने। दैट इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। इस कॉम को घंटे के हिसाब से पैसे देना शुरू कर दो, ये घर नहीं जाएंगे, ये घर नहीं जाएंगे। फैक्ट बात बता रहा हूं, फैक्ट। आवरली वेज रेट इतनी बड़ी मोटिवेशन है, 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करना शुरू कर देंगे, छुट्टी तो दूर की बात। तो आवरली वेज रेट एक मोटिवेशन है कि आपको आवर के हिसाब से पैसे देंगे। 1 घंटे का $10 है, अगर आपने 10 घंटे काम किया, $100 ले जाओ हमसे। तो द विलिंगनेस टू वर्क बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इंसेंटिव ज्यादा होगा, काम ज्यादा करेंगे, आवर ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा टेक अवे मनी होगी, टेक होम मनी ज्यादा होगी। इसके कंट्रास्ट एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं पीस रेट। पीस ये वो वाला पीस नहीं है वाइट झंडे वाला, वो वाइट झंडे वाला पीस नहीं है। पीस रेट वो ये वाला पीस नहीं है जो ट्रम्प कराने की कोशिश कर रहा है दुनिया में, राइट। पीस रेट ये यूनिट के हिसाब से है, यूनिट, पीस 1 यूनिट आउटपुट। दिस इज वेयर द वर्कर्स आर पेड डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मेड। The more they make, the more they get paid. This system of wages is followed where the output can be counted. F. W. टेलर ने टेक्निकली इसकी बात की थी, इसकी बात की थी। पूरी फाइनेंशियल थ्योरी में यह है F. W. टेलर का कमाल, पीस रेट बस, कि आउटपुट के हिसाब से वर्कर को पे करो। उसको बता दो कि एक आउटपुट का, एक तुम एक सेल फोन बनाओगे तो तुम्हें $100 मिलेंगे, तो सेल फोन बना लो, $200 ले जाओ। 5 सेल फोन बना लो, $500 ले जाओ, पीस रेट। यही बात मैंने अपने फादर को कंस्ट्रक्शन बिजनेस में उस मिस्त्री के लिए गई थी। मैंने कहा आप उसकी तनख्वाह दिहाड़ी से हटा दो रोज की, और बता दो एक एक ईंट पे देंगे, एक ईंट पे, मतलब जो भी पैसे बता दो। बोलो भाई तुम दिन में 600 ईंटें लगाने के काबिल हो, ले जाओ इतने पैसे, ले जाओ इतने पैसे, एक ईंट के $2। अब तुम लेट आओगे, कम ईंटें लगेंगी, कम पैसे मिलेंगे, पीस रेट। बड़ी मोटिवेशन है सर। जिसको ज्यादा पैसे कमाने होंगे वो फिर एक ही दिन में पूरी दीवार बना देगा। ये वही मिस्त्री जो कि लेटा हुआ है, जो लेट आ रहा है, काम नहीं कर रहा, रोज आ रहा है, एक 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 प्रोजेक्ट, एक एक दीवार
जो 2 दिन में कंप्लीट हो सकती थी उसे 2 हफ्ते में लेके जा रहा है, क्योंकि उसे तो रोज के पैसे मिल रहे हैं। जिस दिन आपने उसे काम के पैसे, ईंटों लगाने के पैसे दे दिए ना, कि दीवार बनानी है ना, पर ईंट पैसे दूंगा मैं तुझे, वो 2 दिन का काम 1 दिन में करके दे देगा आपको, क्योंकि उसको पता है पैसे तो मुझे पूरे मिलने हैं ना। तो सर ये है हमारे पास फाइनेंशियल मोटिवेशन। मुझे बताएं क्या आज की क्लास का कंटेंट क्लियर हुआ?